Namaste, everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you're listening from. Welcome to our next episode of Keto Context. बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत गंभीर है। हाँ, बिल्कुल गंभीर है। आज का हमारा ये डीप डाइव एक ऐसे मुद्दे पर है जिसने कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक तरह का भूचाल ला दिया है। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं आज यानी 14 अप्रैल 2026 की उस घटना की जहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या कहें हॉर्मुज जलडमरू मध्य की पूरी तरह से नाकेबंदी शुरू कर दी है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों, कूटनीतिक बयानों और जो ताज़ा रक्षा रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उनके जरिए ये समझेंगे कि ये कदम इतना बड़ा क्यों है और सबसे खास बात भारत के लिए इसके कूटनीतिक और जो मानवीय मायने हैं वो क्या है। लेकिन देखिए, इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। आज हम जिन सोर्सेज और जो ये खुफिया रिपोर्ट्स हैं जिनका हम विश्लेषण कर रहे हैं उनमें बहुत ही संवेदनशील और राजनीतिक रूप से काफी ज्वलंत जानकारी शामिल है। हाँ, ये तो है। तो ये स्पष्ट रहे कि हमारा ये मंच किसी भी देश का समर्थन नहीं कर रहा है, अब चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो या कोई और गुट हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा एकमात्र उद्देश्य है जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो डेटा है और जो उपलब्ध रिपोर्ट्स हैं उनको पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना, ताकि हर कोई खुद इसके पीछे के विज्ञान और इस जियोपॉलिटिक्स को समझ सके। सही बात है। हमारा काम सिर्फ तथ्यों की परतें खोलना है। तो चलिए सीधा उसी जियोग्राफिकल पॉइंट से शुरू करते हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हाँ, हॉर्मुज का वो रास्ता। एग्जैक्टली। ये हॉर्मुज का रास्ता आखिर है क्या और मतलब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि दो महाशक्तियां इसके लिए एकदम आमने सामने आ गई हैं। देखिए, अगर सच कहूं तो भूगोल ही इस पूरे संकट की असली जड़ है। अच्छा, ज्योग्राफी? जी। वो कैसे? अगर हम वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें ना, तो हॉर्मुज का ये जो प्राकृतिक जलमार्ग है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। हाँ, समझ रही हूँ। इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 167 किलोमीटर है। लेकिन जो बात इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट बनाती है वो है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई? जी। कितनी है इसकी चौड़ाई? अपने सबसे संकरे हिस्से में ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। एक मिनट, सिर्फ 33 किलोमीटर? जी हाँ, सिर्फ 33 किलोमीटर। अरे बाप रे, ये तो किसी बड़े शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी से भी कम है। मतलब दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों से भी छोटा। एकदम सही। लेकिन बात सिर्फ 33 किलोमीटर की नहीं है। असल दिक्कत कुछ और है। वो क्या? जो बड़े और भारी तेल के टैंकर होते हैं ना, उनको गुजरने के लिए बहुत गहरे पानी की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ वो तो है ही। तो दोनों दिशाओं में जाने वाले जहाजों के लिए जो शिपिंग लेन है या जिसे गहरे पानी का रास्ता कहते हैं, वो असल में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 3 किलोमीटर? जी हाँ। ये तो एकदम सुई के छेद से धागा निकालने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगी कि इसी संकरे रास्ते से हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। 20 मिलियन बैरल रोज? हाँ, जो पूरी दुनिया की कुल एनर्जी सप्लाई का 25% हिस्सा है। वाओ, 25%। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो मतलब ये 3 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक तरह से मुख्य नस है। मेन आर्टरी की तरह। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? अगर इस नस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ब्लड प्रेशर यानी महंगाई रातों रात आसमान छूने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होता। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बेसिकली यही है कि उस नस को पूरी तरह से दबा दिया गया है। हाँ, जो आज सुबह ही खबर आई है। एग्जैक्टली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आज शाम 7:30 बजे से इस रास्ते पर पूर्ण नाकेबंदी यानी फुल ब्लॉकेड लागू कर दिया है। और ये सिर्फ कोई कागजी चेतावनी नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ताज़ा ट्रूथ सोशल पोस्ट सामने आया है वो काफ़ी डराने वाला है। हाँ, मैंने भी देखा वो पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने बाकायदा दावा किया है कि 150 से ज़्यादा ईरानी जहाज़ों को पहले ही समुद्र में डुबाया जा चुका है। 150 जहाज?
ये बहुत बड़ा नंबर है। और उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि जो भी जहाज इस नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र की गहराइयों में भेज दिया जाएगा। ये तो सीधे तौर पर एक अल्टीमेटम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अमेरिका का असल में अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब वो हासिल क्या करना चाहते हैं इससे? देखिए, इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत सीधा सा है। अमेरिका का टारगेट है ईरान का जो 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का तेल एक्सपोर्ट है ना, उसको पूरी तरह से रोकना। अच्छा, 2 मिलियन बैरल रोजाना? इससे ईरान को कितनी कमाई होती है? इस तेल निर्यात से ईरान को रोजाना करीब $500 बिलियन का रेवेन्यू मिलता है। अरे बाप रे, $500 बिलियन रोज! मैंने इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। हाँ, और अमेरिका का मानना है कि इस आर्थिक जीवन रेखा को काटे बिना ईरान की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को कमजोर नहीं किया जा सकता। मेक सेंस। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। जब हम नाकेबंदी या ब्लॉकेड शब्द सुनते हैं तो दिमाग में वो पुरानी फिल्मों वाली तस्वीर आती है। वो जहां दर्जनों बड़े-बड़े युद्धपोत एक लाइन में खड़े होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे समुंदर में एक दीवार बना ली हो। 2026 में इस मॉडर्न टाइम में ये नाकेबंदी जमीनी स्तर पर कैसे काम कर रही है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आज की नाकेबंदी जहाज़ों की कोई फिजिकल दीवार नहीं है। तो फिर ये कैसे होती है? ये तकनीक और कागजी कार्रवाई का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अदृश्य जाल है। अंतरिक्ष में मौजूद जो सैटेलाइट्स हैं और बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले जो हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, उनके जरिए हर मीटर पर नजर रखी जा रही है। मतलब कोई भी छुप कर नहीं निकल सकता? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई भी संदिग्ध जहाज निकलता है तो मरीन कमांडोज हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे उस जहाज के डेक पर उतरते हैं। इस प्रोसेस को बोर्डिंग कहते हैं। ओहो, सीधे जहाज पर? हाँ, वे हथियारों के बल पर जहाज और उसके कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या हर एक जहाज पर कमांडोज उतारना प्रैक्टिकल है? आपने अभी कागजी कार्रवाई जो भी जिक्र किया था। हाँ, वो सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे एक हथियार बन सकता है? क्या समंदर में कोई चालान कटता है? चालान नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम का कंट्रोल है। आज के मॉडर्न ब्लॉकेड का सबसे बड़ा और मारक हथियार है P&I इंश्योरेंस। P&I? ये क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ये एक खास तरह का मरीन इंश्योरेंस होता है। अच्छा। दुनिया के 90% से ज्यादा जो P&I बीमा क्लब है ना, वो पश्चिमी देशों की फाइनेंस प्रणालियों से जुड़े हुए हैं। तो इसका नाकेबंदी से क्या लेना देना? अगर अमेरिका किसी जहाज को अपनी ब्लैक लिस्ट या प्रतिबंध सूची में डालता है तो उसका ये इंटरनेशनल इंश्योरेंस तुरंत रद्द हो जाता है। ओके। और बिना इंश्योरेंस के क्या कोई भी जहाज समंदर में नहीं उतर सकता? उतर तो सकता है, लेकिन दुनिया का कोई भी पोर्ट या बंदरगाह उस जहाज को अपने यहाँ डॉक करने की परमिशन नहीं देगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर लाखों बैरल तेल ले जा रहा है एक बिना इंश्योरेंस वाले जहाज से, तेल का रिसाव हो जाए, कोई ऑयल स्पिल हो जाए, तो उस तबाही की सफाई का जो करोड़ों अरबों डॉलर का खर्चा वो कौन उठाएगा? सही बात है। कोई भी देश ये रिस्क क्यों लेगा? एग्जैक्टली। इसलिए कोई भी पोर्ट उन्हें अंदर नहीं आने देता। वाह, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब ये तो बंदूकों से ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंस का युद्ध है। बिल्कुल, पूरी तरह से। पर एक पल के लिए रुकिए। अगर अमेरिका को ईरान का तेल निर्यात रोकना ही था तो उन्होंने खर्ग आइलैंड पर सीधे मिसाइल हमला क्यों नहीं किया? खर्ग आइलैंड? हाँ, हमारी जो सोर्सेस है वो बताती हैं कि ईरान का 90% तेल तो उसी द्वीप से एक्सपोर्ट होता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर अमेरिका ने इतना घुमावदार और लंबा नाकेबंदी वाला रास्ता क्यों चुना? सीधे वहीं स्ट्राइक कर देते। देखिए, सवाल किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इसका सीधा सा जवाब है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का डर। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन मतलब दोनों तरफ की तबाही। एग्जैक्टली। अगर अमेरिका सीधे खर्ग आइलैंड के तेल संयंत्रों को उड़ा देता तो ईरान तो चुप नहीं बैठता ना। हाँ, वो तो पक्का पलटवार करते। और ईरान के पास इतनी सैन्य क्षमता है कि वे अपने पलटवार में जो खाड़ी देश हैं, विशेषकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, उनकी तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह तबाह कर देते। अच्छा, तो मतलब ईरान का कूटनीतिक रुख ये होता कि अगर हमारा तेल बाजार में नहीं जाएगा तो इस पूरे इलाके से किसी का भी तेल नहीं बिकेगा। बिल्कुल, यही उनकी स्ट्रैटेजी है। और यही कारण है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका पर पर्दे के पीछे से भारी कूटनीतिक दबाव डाला, ताकि सीधा हमला ना हो। हाँ, कोई भी देश नहीं चाहता था कि पूरा मिडिल ईस्ट रातों रात आग के गोले में तब्दील हो जाए। इसलिए अमेरिका को सीधे हमले की बजाय ये अप्रत्यक्ष और जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन ईरान ने इस इकोनॉमिक वॉर को भी चुपचाप तो एक्सेप्ट नहीं किया है ना? राइट, बिल्कुल नहीं।
उन्होंने इसे सीधे तौर पर पायरेसी यानी समुद्री डकैती और एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। और उनकी पलटवार की रणनीति बहुत ही दिलचस्प है, जिसे मिलिट्री भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। हाँ, एसिमेट्रिक या जिसे हम असमान युद्ध कह सकते हैं। जब दो ताकतों के बीच सैन्य स्तर पर बराबरी ना हो ना, तो यह स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। मतलब ईरान जानता है कि वो नेवी में अमेरिका को सीधे नहीं हरा सकता। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने हूती सहयोगियों के जरिए बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है, जो लाल सागर का मुहाना है। हाँ, और इसके साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों के सभी बंदरगाहों को अपना लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट घोषित कर दिया है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या कहे विरोधाभास है। वो क्या? हमारे सोर्स मटेरियल में स्पष्ट लिखा है कि सऊदी अरब और यूएई ने तो इसी दिन के लिए अरबों डॉलर खर्च किए थे। आप उन पाइपलाइंस की बात कर रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। हाँ। उनका उद्देश्य ये था कि अगर हॉर्मुज चोक हो जाए तो तेल जमीन के रास्ते लाल सागर तक पहुंच जाए। हाँ, ये उनका बैकअप प्लान था। तो वो अरबों डॉलर का बैकअप प्लान काम क्यों नहीं आ रहा? देखिए, यहीं पर ईरान की जो टेक्निकल और टैक्टिकल समझ है वो काम आती है। अच्छा, वो कैसे? ईरान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक लोहे की पाइपलाइन को मिसाइल से तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे तो कुछ ही दिनों में वेल्डिंग करके वापस ठीक किया जा सकता है। सही बात है, पाइप तो जुड़ी है। इसलिए ईरान पाइपलाइनों को नहीं बल्कि उनके पंपिंग स्टेशंस को निशाना बना रहा है। पंपिंग स्टेशंस? वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, क्रूड ऑयल या जो कच्चा तेल है वो बहुत ही गाढ़ा और भारी होता है। उसे सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में धकेलने के लिए बहुत हाई प्रेशर की जरूरत होती है। ओके, समझ रही हूँ। इन्हीं स्टेशंस को तबाह कर रहा है। ओहो, और ये पंप जल्दी ठीक नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं, ये कस्टम मेड विशाल पंप होते हैं। इन्हें दोबारा बनाने और इंस्टॉल करने में महीनों लग जाते हैं। तो अगर पंप ही नहीं है तो पूरा का पूरा बाईपास सिस्टम बेकार हो जाता है। वाह, ये तो एक बहुत ही सोची समझी और खतरनाक चाल है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है ना कि हम एक बिल्कुल ही अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं। हाँ, लगता तो है, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है। सही कहा। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इस 33 किलोमीटर के रास्ते का एक बहुत ही खूनी इतिहास रहा है। बिल्कुल। ताकतें बदलती हैं लेकिन कंट्रोल की जो जिद है वो वहीं रहती है। हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। बात 1507 की है, जब पुर्तगाली नाविकों ने पहली बार इस रास्ते के सामरिक महत्व को समझा था। कहते थे। हाँ, कार्ता जहाज। बिना परमिट के जहाज़ों को वहीं डुबा दिया जाता था और उस वक्त पुर्तगालियों के पास कोई रडार नहीं था। फिर भी उन्होंने इस चोक पॉइंट को कंट्रोल कर लिया। और ये क्रूर व्यवस्था करीब 100 साल तक चली। फिर 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम और अंग्रेजों ने मिलकर पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना तो 1951 में देखने को मिलती है। आप ईरान के ऑयल नेशनलाइजेशन की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। जब ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया तो जानते हैं क्या हुआ? उसी ब्रिटेन ने जिसने कभी पुर्तगालियों को वहां से हटाया था, उसने खुद अपने युद्धपोत भेजकर अवधान बंदरगाह की नाकेबंदी कर दी और 1953 में तख्ता पलट करवा दिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। 1951 की स्क्रिप्ट बिल्कुल आज 2026 जैसी लग रही है मुझे तो। एकदम सही। मोटिव सेम है, तेल पर कंट्रोल। बस आज के एक्टर्स बदल गए हैं। हाँ, और 1984 का टैंकर वॉर भी तो इसका एक बड़ा उदाहरण है। वो ईरान इराक युद्ध के समय वाला। जी हाँ। जब ईरान ने समुद्र में खदानें यानी नेवल माइंस बिछा दी थी। नेवल माइंस? ये कैसे काम करती हैं? मतलब पानी के अंदर बम? हाँ, ये पानी के नीचे तैरते हुए अदृश्य बम होते हैं। कुछ जहाज के टकराने से फटते हैं और कुछ आधुनिक माइंस तो जहाजों के इंजन की आवाज या उनके मैग्नेटिक फील्ड को पहचान कर अपने आप फट जाती हैं। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। और इसी का नतीजा था कि 1988 में अमेरिका का एक बहुत ही एडवांस युद्धपोत यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स ऐसी ही एक खदान से टकराकर लगभग 2 टुकड़ों में बट गया था। वाओ! और उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चलाया था ना? बिल्कुल। और आज हम जो ये आग देख रहे हैं, इसकी जड़ें भी पिछले कुछ सालों में ही है। 2025 में इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला और फिर 2026 में अयातुल्ला खामेनेई की मौत, इन सब ने आज के इस क्राइसिस की नींव रखी। और इसी सुलगते हुए बारूद के ढेर पर इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। भारत का एंगल।
एग्जैक्टली यहीं से इस पूरी कहानी में भारत का एंगल जुड़ता है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली का एक बयान आया है। हाँ, उन्होंने कहा है कि ईरान ने कभी भी भारतीय जहाज़ों से कोई टोल नहीं लिया है। हाँ, जबकि आमतौर पर ये टोल $2 मिलियन बताया जाता है और 7 साल बाद पहली बार ईरानी तेल भारत पहुंचा है। आपको क्या लगता है इस बयान का क्या मतलब है? अगर मैं सच कहूँ तो इस दोस्ती को देखकर मुझे बहुत गहरा संदेह पैदा होता है। ये एक शतरंज की चाल की तरह है। मतलब आप इसे सिर्फ कूटनीति नहीं मानती? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ईरान भारत को एक ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल और एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन शील्ड? ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपका तर्क क्या है इसके पीछे? से निकलते हैं तो क्या अमेरिकी नौसेना हिंद महासागर में भारत जैसी एक बड़ी ताकत के जहाजों को रोकने का रिस्क लेगी? नहीं, अमेरिका भारत के जहाजों को बीच समुद्र में रोकने से तो डरेगा ही। बस यही तो पॉइंट है। ईरान इसके जरिए अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने एक समुद्री डाकू या पायरेट साबित करना चाहता है। अरे वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। ईरान भारत की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इन कूटनीतिक चालों के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आम इंसान का हो रहा है। हाँ, महंगाई तो बढ़ ही रही है। तेल पहले ही $105 प्रति बैरल के पार जा चुका है। और भारत के लिए तो सप्लाई चेन का बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, हॉर्मुज से हमारे गुजरात के कांडला पोर्ट की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है, जिसे तय करने में करीब 37 घंटे का सफर लगता है। और मुंबई पोर्ट की दूरी तो 1450 से 1560 किलोमीटर के बीच है। मतलब 53 घंटे का सफर। ये पूरा रूट खतरे में है। लेकिन इन आर्थिक आंकड़ों से भी बड़ी एक और चीज है। वो क्या? द ह्यूमन कॉस्ट, इंसानी जानों का खतरा। ओहो हाँ, वो तो है ही। शिपिंग मंत्रालय का जो डेटा हमारे पास है वो वाकई डराने वाला है। इस वक्त हॉर्मुज के पश्चिम में यानी ब्लॉकेड के अंदर भारत के 24 जहाज फंसे हुए हैं। 24 जहाज? और उन पे लोग कितने? उन पर कुल 677 भारतीय नाविक मौजूद हैं। अरे बाप रे। और हॉर्मुज के पूर्व में भी भारत के 7 जहाज फंसे हैं, जिन पर 76 नाविक हैं। तो अगर हम इसे जोड़ें तो 700 से ज्यादा भारतीय नागरिक इस वक्त एक भयंकर वॉर जोन में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली 700 से ज्यादा आम इंसान मौत के खतरे के बीच अटके हैं और उन पर ड्रोन और मिसाइलों का साया मंडरा रहा है। ये सच में बहुत बड़ी त्रासदी है। ये कोई सैनिक नहीं है, ये तो आम लोग हैं जो रोजगार के लिए समंदर में गए थे और आज वो इस बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में पिस रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ इकोनॉमी और हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जान पर बनी हुई है। सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा को जब हम एक साथ देखते हैं ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार आता है। कैसा विचार? देखिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति देख रहे हैं। हम मंगल ग्रह पर बसने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंसान के साइंस और टेक्नोलॉजी अपने बिल्कुल पीक पे है। हाँ, ये तो है। लेकिन विडंबना देखिए, हमारी ये पूरी मॉडर्न दुनिया, हमारी ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज भी सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े एक प्राकृतिक पानी के रास्ते और कुछ देशों के जियोपॉलिटिकल अहंकार की पूरी तरह से गुलाम है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। सच में सोचने वाली बात है कि क्या हम कभी सच में एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर पाएंगे। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय टिल आवर नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट।